अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम दूसरा रुख में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान नादर गुरामानी। नाजरीन, आज नामजदगी फार्म की जो स्क्रूटनी का एक टाइम दिया गया था इलेक्शन कमीशन की जानिब से, उस शेड्यूल के मुताबिक आज आखिरी दिन है और कई अहम रहनुमाओं की आपके सामने ये खबरें आई होंगी कि उनके नामजदगी फार्म जो हैं वो मुस्तरद कर दिए गए हैं। बानी PTI के नामजदगी फार्म भी मुस्तरद कर दिए गए हैं। इसी के साथ साथ अख्तर मेंगल, असद कैसर और कासिम सूरी, आतिफ खान समेत अगर हम बात करें तो आज़म स्वाति के जो नामजदगी फार्म हैं वो भी मुस्तरद कर दिए गए हैं। इसी तरह सिंध से अगर हम बात करें तो डॉक्टर फ़हमीदा मिर्ज़ा, डॉक्टर जुल्फ़िकार मिर्ज़ा और इसी के साथ साथ जुल्फ़ी बुखारी के जो नामजदगी फार्म हैं वो भी मुस्तरद कर दिए गए हैं। आतिफ खान ने, जैसे हमने जिक्र किया, उन्होंने भी ट्वीट के ज़रिए अपनी नामजदगी फार्म जो है उनकी रिजेक्शन के हवाले से वो आगाह किया है। साथ ही साथ उस्मान डार की वालदा के नामजदगी फार्म जो हैं वो भी मुस्तरद किए गए हैं। इस हवाले से अब इलेक्शन कमीशन की जानिब से वाज़ेह जो एक उम्मीदवारों की लिस्ट होगी वो भी जारी की जाएगी, लेकिन असद कैसर ने भी ऐलान किया है कि उनके जो नामजदगी फार्म रिजेक्ट हुए हैं वो उनके खिलाफ अदालत में जाएंगे और कानूनी जंग जो है वो लड़ेंगे। दूसरी जानिब अगर हम देखें तो तहरीक इंसाफ ख़ास तौर पर नामजदगी फार्म मुस्तरद होने पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार भी कर रही है और चेयरमैन PTI बैरिस्टर गुहर जो हैं वो भी इस हवाले से अपने तहफ़्फ़ुज़ात का खुल के इजहार कर रहे हैं। जबकि अगर हम दूसरी जानिब बात करें तो मौलाना फजल रहमान साहब का बयान जो है उस पर भी उनके सियासी मुखालफिन तनकीद कर रहे हैं। एतजाज़ एहसन साहब भी ये कह रहे हैं कि शायद मौलाना साहब जो हैं वो इलेक्शन से दूरी चाहते हैं। इसी तरह फैसल करीम कुंडी साहब का भी आज इसी हवाले से बयान आया है। लेकिन साथ ही साथ तहरीक इंसाफ का जो मामला था बल्ले के निशान का, जिस पर पेशावर हाई कोर्ट ने स्टे भी जारी किया, उसी फैसले के ख़िलाफ़ आज इलेक्शन कमीशन ने पेशावर हाई कोर्ट में नज़रसानी दरख्वास्त जो है वो भी दायर की है। हम इसी पर बात करेंगे। कामरान मुर्तज़ा साहब PF के सेनेटर हैं, उनसे हम बात करेंगे। बहुत शुक्रिया कामरान साहब। इस वक्त अगर हम शुरू करें तो ये नामजदगी फार्म का सिलसिला तो है, हम इस पर भी बात करेंगे कि ये सिलसिला जो है किस हद तक आप देखते हैं कि PTI के तहफ़्फ़ुज़ात दुरुस्त हैं। लेकिन हम शुरू करते हैं कि जो मौलाना साहब ने बयान दिया कि अगर कुछ भी होगा इंतखाबात में तो उनकी ज़िम्मेदार जो है वो इलेक्शन कमीशन होगी, तो आपके सियासी मुखालफिन इस पर बड़ी तनकीद कर रहे हैं। आप क्या समझते हैं कि ये JUI के तहफ़्फ़ुज़ात हैं, तो आप क्या समझते हैं कि क्या इंतखाबात के लिए इस वक्त जो माहौल है वो मौजू नहीं है सर? देखिए, वो मुखालफिन जो तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर रहे हैं, अल्लाह ना करता कि उनके भी लोग इस तरह बाजों आने में मरे होते, अल्लाह ना करता कि उनके लोग भी जो है हाफिज़ हमज़ा बिल्कुल। ज़ख्मी हुए होते, सरदार अकबर जैसे जो है ना उसके साथ 2-3-4 गार्ड मारे गए, उस तरह से उनके साथ वाक़ियात होते। तो तनकीद करना सबसे आसान काम है और ये सबसे आसान काम जो है वो मुखालफिन जो है बगैर वजह के कर रहे हैं। आज का आपने थ्रेट लेटर जो है वो देख लिया होगा। 2 लोगों को जी बिल्कुल। स्पेशली जो है आज आज इशू हुआ है। एमल वली खान है और उनके साथ एमल वली खान साहब के साथ जो है वो मौलाना साहब हैं। 2 लोगों को स्पेशली टारगेट कहा गया। तो जब इस तरह की सूरत-हाल होंगे तो क्या हम जो है इंतखाबात के माहौल का मुतालबा अगर करें तो वो इंतखाबात से फरार हैं। हमने हर जगह पे पेपर फाइल किए हैं, हर जगह पे हम जो है वो अपना कंटेस्ट दे रहे हैं। तो फरार नहीं है, मगर हमको भी वो माहौल मुहैया किया जाए। PTI की लेवल प्लेइंग फील्ड को तो बहुत जो है ना लोग रोते हैं, उनका कोई बंदा तो नहीं मरा अभी तक। उनका कोई खुदा न खास्ता कोई और ज़ख्मी नहीं हुआ या उनके ऊपर फायरिंग या धमाके तो नहीं हुए। हमारे यहाँ तो ये एविडेंस के साथ ये सारे मामलात मौजूद हैं। हम बात करते हैं तो पता नहीं दोस्तों को कोई प्रॉब्लम हो जाता है। लेकिन कामरान साहब, अगर ये तहफ़्फ़ुज़ात हैं तो फिर आपकी तजवीज़ होगी क्या? क्योंकि मौलाना साहब ने भी उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आपकी नज़र से गुजरी होगी। उन्होंने खुल के जो भी उनकी पार्टी को ज़ाती तौर पर उनको तहफ़्फ़ुज़ात हैं उन्होंने इज़हार किया है। लेकिन JUI की फिर सर तजवीज़ क्या है कि ऐसे माहौल में क्या होना चाहिए? आपको शायद आपकी वो कवरेज प्रॉपर नहीं थी। हुआ ये था, मैं खुद मौजूद था उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। हुआ जी। ये था कि के हवाले से और गज़ा के हवाले से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। दरमियान में किसी दोस्त ने सवाल कर लिया क्वेश्चन आंसर में, और उस क्वेश्चन आंसर की जवाब जी। जवाब जो भी इस तरह से आया था और उस आंसर को जो है ना वो उसको तो ले लिया गया, मगर ये नहीं लिया गया कि असल में जो ना सब्जेक्ट क्या था। तो सब्जेक्ट उस वक्त ये नहीं था। भी। तजवीज़ ये है कि अमन की सूरत हाल बेहतर हुँ। बनाई कि हर एक को थ्रेट लेटर जो ना हाथ हुँ। में पकड़ा देंगे, इंसान है, हर एक को थ्रेट लेटर रोज हाथ में पकड़ा देंगे तो उसका नतीजा जो है वो जाहिर है कि वो माहौल नहीं बनेगा। अब हम फिर अगेन जो है ना वो इंटीरियर में जाने से कासिर है। आपको पोलिंग डे पे जो है ना हुँ। हर स्टेशन पे जाना पड़ता है, आपको पोलिंग से पहले जो है ना जी। हर गांव में जाना पड़ता है, हर घर पे जाना पड़ता है। तो अगर इस माहौल में हुँ। माहौल को बेहतर ना बनाया तो क्या इसको फेयर फेयर और फ्री इलेक्शन कहा जाएगा? हुँ।
तो सर आप समझते हैं, मतलब इसमें कोई शक नहीं, जो हमले हुए हाफिज़ साहब पर, मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी साहब पर हमले हुए, मौलाना साहब के वाक़यात जो हैं वो आपके सामने, आप समझते हैं कि ये अगर सूरत हाल रही तो क्या फिर JUI ये भी क्या मुमकिन होगा या तजवीज़ होगी कि फिर बाइकाट करें या इस तरफ जाएं या दीगर जमातों के साथ मुशावरत की जाए, कोई ऐसी तजवीज़ भी है सर? कतन नहीं, हम पार्टिसिपेट कर रहे हैं, पार्टिसिपेट करेंगे और पूरी ताकत से पार्टिसिपेट करेंगे। मगर ये चीजें सब पब्लिक के सामने इतना जरूरी है कि हमारे साथ हो क्या रहा है। हमें लोगों में जाने से रोका जा रहा है, हमें लोगों तक पहुंचने नहीं दिया जा रहा। और उसकी एविडेंस मौजूद है आपके पास। अब हर जगह पे हमले, हर जगह पे हमले, हर सूबे में हमले। तो ये एविडेंस जो है वो उसको कनेक्ट करिए और फिर उसके बाद माहौल का अंदाजा करिए कि हमारे लिए खतरनाक है या किसी और के लिए खराब है। तो सर आप, कमरान साहब, आप सेनेट में भी मौजूद हैं, आप सीनियर कानूनदान भी हैं। मौलाना साहब ने जो बात की वो तो इलेक्शन कमीशन से मुतल्लिक उन्होंने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार भी किया और ख़दशा भी ज़ाहिर किया कि खुदा न खास्ता अगर कोई नुकसान होता है तो उसका ज़िम्मेदार कमीशन होगा। आप समझते हैं कि ये पूरी ज़िम्मेदारी इलेक्शन कमीशन पर आयद करनी चाहिए या निगरान हुकूमत, वज़ारत दाखिला, वज़ीर आज़म जो हैं उन पर भी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी आप समझते हैं कि फ़िक्स होनी चाहिए, या वो भी ज़िम्मेदार होंगे? देखिए, निगरान हुकूमत जो है वो कॉन्सेप्ट मेरा ख्याल है कि वो यहाँ पे फेल हो गया है। हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये हुआ करता था कि इलेक्शन फेयर और फ्री नहीं होते थे और नतीजे के तौर पे जो है ना निगरान हुकूमत का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करवाया गया। मगर अब अल्टीमेटली ये कॉन्सेप्ट, बुनियादी जिम्मेदारी फ्री और फेयर इलेक्शन कराना जो है वो इलेक्शन कमीशन का। इलेक्शन कमीशन इसीलिए कायम हुआ है कि उसने सिर्फ ये नहीं कि पोलिंग के दिन जो है ना वो खाली जो है ना वो रिटर्निंग अफसर उनके बैठ जाएंगे और कितने लोग आए और कितने लोग गए वो उसको प्लस माइनस करेंगे। उनको पूरा उसके लिए माहौल भी देना होगा। तो उसकी जिम्मेदारी 218 को दर्ज करें, उसका अगर वो देखें आप कि उसका मतलब क्या है आर्टिकल 218 का, तो यही समझ आएगा कि वो तमाम की तमाम जिम्मेदारियां जो फ्री की होती है वो इलेक्शन कमीशन की होती है। निगरान जो है ना वो वैसी जो है खाली ऐसे चंद दिन के लिए आते हैं और चलते बनते हैं, मगर जिम्मेदारी उनकी भी है। उससे भी जब तक निगरान का कॉन्सेप्ट मौजूद है कॉन्स्टिट्यूशन में, उसको वो भी इससे फरार हासिल नहीं कर सकते। मगर ये जिम्मेदारी जो है वो लेकिन इलेक्शन कमीशन की। बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन कामरान साहब, हमने देखा कि माजी में JUI का जो डेलीगेशन था वो इलेक्शन कमीशन भी गया, मुलाकातें भी हुई। अब JUI को ये जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं, आप समझते हैं कि आपको एक बार फिर इलेक्शन कमीशन से मिलने का कोई इरादा रखते हैं? जैसे आपने ज़िक्र किया कि बाज़ इलाके ऐसे हैं जहाँ पर आप नहीं जा सकते, इलेक्शन मुहिम आप नहीं चला सकते, तो वो JUI इरादा रखती है कि वो इलेक्शन कमीशन से मुलाकात करेगा और ये तहफ़्फ़ुज़ात कोई तहरीरी तौर पर भी आप दें उन्हें? देखिए, वो जिस वक्त JUI का डेलीगेशन मिला था, मैं खुद उस डेलीगेशन का हिस्सा था। उस वक्त तमाम इलेक्शन कमीशन तमाम पार्टी से मुलाकात कर रहा था और उनसे तजावीज़ ले रहा था। हमसे तजावीज़ मांगी गई थी। हमने उस वक्त जो है इस बात पे स्ट्रिक्ट रहे कि 90 दिन या 90 दिन से करीब 3 दिनों में इलेक्शन करवा दिए जाए। वरना फिर जो है ना 8 फरवरी जो है वो सर्दी की वजह से शायद बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी, तो आप इससे पहले करवा लीजिए। मगर वो बहरहाल अब डेट आ गई है, तो हम इन तमाम तहफ़्फ़ुज़ात को सामने रखते हुए हम इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। मगर मैं समझता हूँ कि इलेक्शन कमीशन से मिलने का इस वक्त शायद कोई भी फ़ायदा नहीं होगा। ये मुतालबा हमारा उन तक पहुँच गया है, वो माहौल ऐसा बनाएं अमन के हवाले से। इस वक्त तमाम ट्रांसफ़र पोस्टिंग जो है वो उनकी मर्ज़ी से हो रही हैं। तो जी। बाकी चीज़ है ना, वो जब बहुत सी चीज़ें उनकी मर्ज़ी से हो रही हैं, तो अमन अमान की सूरत हाल भी वो अपनी मर्ज़ी से इस मामलात को ठीक करें। लेकिन इस वक्त कमरान साहब, अगर आप सूरत हाल देखें तो जो नॉमिनेशन पेपर्स के हवाले से जैसे हमने जिक्र किया कि PTI के अहम रहनुमाओं के नॉमिनेशन पेपर जो हैं वो रिजेक्ट हुए हैं, तो कानूनी तौर पर सर आप समझते हैं कि ये अमल दुरुस्त है, या जो तहरीक इंसाफ तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रही है आप उनसे इत्तफ़ाक़ करते हैं कि उनका नुक्ता भी दुरुस्त है? देखिए, ये नॉमिनेशन पेपर भरना और इसकी फाइलिंग जो है ना, ये काफ़ी मुश्किल अमल है। बावजूद इसके कि हम जी। वकालत कर बावजूद 10 दफ़ा सोच के जो है, बल्कि पेपर्स को एक दिन कंप्लीट नहीं करते। पहले पेंसिल और पेपर ले लेते हैं और उसके साथ रफ जो है उसको वो फिल करते हैं। फिर उसके बाद जो है ना 1 दिन 2 दिन सोच के जो है इसको लिखते हैं हर चीज़। कहीं पे भी आपने कोई गलती कर दी, कहीं पे भी आपने कोई गलत स्टेटमेंट दे दी, वो आपकी रिजेक्शन के बायस बन सकते हैं। अब मुझे ये नहीं पता कि वो उन पर्टिकुलर केसेस में किन बुनियाद पे जो है वो रिजेक्शन हुई है,
अगर तो कहीं गलत बयानी हुई है तो गलत बयानी की बुनियाद पे मेरे पेपर भी रिजेक्ट हो सकते हैं किसी वक्त भी। हम्म। हाँ, इनहेरिटेड लेकिन कामरान साहब इसी के साथ साथ ये जो बल्ले के निशान का मामला आपके सामने है कि हाई कोर्ट का फैसला आया, फिर इलेक्शन कमीशन ने आज नजरसानी की दरख्वास्त जो है वो भी दायर कर दी है। बतौर सीनियर कानूनदान सर, आप इस मामले को कैसे देखते हैं? क्या आप समझते हैं कि वाकई पीटीआई से बल्ले का निशान छीनना नाइंसाफ़ी होगी, या फिर आप समझते हैं कि नहीं, इलेक्शन कमीशन का फैसला कानूनी तौर पर दुरुस्त है? देखिए, वो इलेक्शन कमीशन के डोमेन में था। यहाँ पे जो सबसे बड़ा जो एक अजीब व गरीब हरकत हुई है वो ये है कि पेशावर हाई कोर्ट, जिसका डोमेन सिर्फ सूबा खैबर पख्तूनख्वा की हद तक है, वो पूरे पाकिस्तान पे एक हाँ। फैसला अपना बैठ के लागू कर रही है। पीटीआई का मेन ऑफिस इस्लामाबाद, इलेक्शन कमीशन इस्लामाबाद, बहस कहाँ पे हुई? इस्लामाबाद। जजमेंट कहाँ पे आई? इस्लामाबाद। और उसकी जाके सस्पेंशन कहाँ पे हुई? पेशावर, जिसका एक मखसूस हिस्सा है, जिसकी जुरिसडिक्शन जो है मखसूस है। तो आप खुद अंदाजा लगाइए कि क्या क्या होता है। हर वो फैसला जो पीटीआई के हक में होता है वो इंसाफ में मबनी होता है, अदरवाइज जो है ना वो सारे उसके खिलाफ होते हैं। बाकी हमको उसके इंतखाबी निशान से या बाकी मामला से हमारी कोई दिलचस्पी नहीं है, मगर इस फैसले से जिसका मामला जो है इंसाफ के साथ जुड़ा हुआ, वो गरीब जो है ना वो बात समझ में आती है। ठीक है, ठीक है कामरान साहब, बहुत शुक्रिया सर। नाज़रीन, कामरान मुर्तज़ा साहब की गुफ्तगू आपने पर। हम एक शॉर्ट ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद हुमायूं मोहम्मद साहब जो तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, फहमीदा मिर्ज़ा साहिबा और शर्मिला फारूकी साहिबा में ज्वाइन करेंगे। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद नाज़रीन। कामरान मुर्तज़ा साहब की गुफ्तगू आपने सुनी, जो JUIF के तहफ़्फ़ुज़ात हैं उस हवाले से उन्होंने बात की और मुतालबा किया कि इलेक्शन कमीशन जो अमन अमान की सूरत हाल है उस हवाले से अहम फ़ैसले जो है वो इलेक्शन कमीशन को करने चाहिए। इस वक्त जैसे नॉमिनेशन पेपर्स का जिक्र हमने किया तो तहरीक इंसाफ की जानिब से बड़े तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार भी किया जा रहा है। अहम रहनुमाओं के जो नामजदगी फार्म हैं वो भी मुस्तरद कर दिए गए हैं। तो सेनेटर हुमायूं मोहम्मद साहब तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे। हुमायूं साहब, इस वक्त जो नॉमिनेशन पेपर्स का शेड्यूल के मुताबिक वक्त था वो तो आज आखिरी दिन है और तकरीबन हतमी फहरिस्त जारी करने का सिलसिला भी इस वक्त जारी है। तो आपके क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं? हमारे सामने जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उसके मुताबिक तो अहम से जो सीनियर रहनुमा हैं उनके नॉमिनेशन पेपर्स जो हैं वो रिजेक्ट कर दिए गए हैं। देखिए जी, इस तरह है। सबसे पहले तो शुक्रिया। और जी। रफली जो है ना, तकरीबन अभी तक कोई 90 से 100 जो हमारे सबसे मेन इम्पोर्टेंट लोग थे, उनकी नॉमिनेशन पेपर्स जो है ना वो उन लोगों ने मुस्तरद कर दिए हैं। और इसमें आपको सवावी से शाहराम तरकई है, असद कैसर है, शाहिद खटक है, कामोनकी से जो है उसमें जफर चीमा है, उस लिहाज से इमरान खान के हुए हैं, शाह महमूद साहब के हुए हैं, शहरियार अफरीदी के हुए हैं, जैन कुरैशी के हुए, परवेज इलाही, हमाद अजहर, इवन उस्मान डार की वालदा, उसके अलावा फहमीदा मिर्जा, कासिम सूरी, यास्मीन राशिद। अगर आप देखा जाए तो ये सारे जो है, अच्छा मेन मुझे ऐसे लग रहा है कि जो इस वक्त की जो निगरान हुकूमत है और जो इलेक्शन कमीशन है, ये बेसिकली पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जो है ना, ये उनके वर्कर्स हैं, ठीक है। और ये उनके लिए इलेक्शन कैंपेन इस लिहाज से लड़ रही हैं कि उनको पता है कि वो उन लोगों में दमखम नहीं है लड़ने का, और वो नालायक निकट्ठू निकम्मे लोग हैं। तो उसके मुकाबले में जो भी अपेरेंटली जो स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट्स हैं, जिनके बारे में ये जानते हैं और स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है, उन सब के ये पेपर्स डिस्क्वालीफाई कर रहे हैं या रिजेक्ट कर रहे हैं। उनकी वजह ये है कि ये समझते हैं कि ये इधर कोने खुद इस तरह के जब मेन लोगों को हटा देंगे तो ये जीत जाएंगे। इनको पता नहीं है कि इनके लिए नहीं, लेकिन इंशाल्लाह। सर, लेकिन हुमायूं साहब, जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उसके मुताबिक तो आरोज कह रहे हैं कि किसी के ऊपर FIR दर्ज है, कोई मुल्क से बाहर है, कोई मफरूर है, इस तरह के एतराज़ात जो हैं वो भी रिपोर्ट हो रहे हैं। तो आप समझते हैं कि ये एतराज़ात दुरुस्त नहीं है? नहीं होते। अगर अगर मेरे ऊपर FIR है तो हो ना, इसके ऊपर आप मेरे ऊपर कोई डिस्क्वालिफिकेशन नहीं है, अगर मेरे ऊपर कोई हाँ। कन्विक्शन नहीं है, तो मेरे पेपर रिजेक्ट नहीं हो सकते। मैं जेल में भी हो सकता हूँ, लेकिन मैं जेल से भी लड़ सकता हूँ। मतलब लेट्स से मेरे ऊपर FIR है और मैं जी। जुडिशियल कस्टडी में हूँ, ठीक है ना, तो मैं तब भी लड़ सकता हूँ। मेरे डिस्क्वालिफिकेशन तो नहीं हुई ना, मेरी कन्विक्शन तो नहीं हुई, हाँ। डिस्क्वालिफिकेशन तो नहीं हुई है, 62 63 के तहत तो नहीं है। अब मैं मुल्क से बाहर हूँ, मुल्क के अंदर हूँ, जमीन के बाहर हूँ, आसमान पे हूँ। मेरी जब तक मेरे ऊपर कन्विक्शन और डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होती,
मेरे कागजात हाँ। नामजदगी इन बेसिस पे आप नहीं रद्द कर सकते। नहीं, तो हुमायूं साहब, आप क्या समझते हैं कि फिर पीटीआई के पास कौन सा रास्ता होगा? अब जो नॉमिनेशन पेपर्स रिजेक्ट हुए हैं, असद कैसर साहब ने तो कहा है कि वो कानूनी जंग लड़ेंगे, अदालतों में जाएंगे। आप क्या समझते हैं कि फिर आपको कोई तवक्को है कि जिनके अहम रहनुमाओं के नॉमिनेशन पेपर्स रिजेक्ट हुए हैं वो बहाल हो जाएंगे? देखिए, मैं तो ये समझता हूँ, देखिए एक कानूनी अभी तो इसमें अपील होगी, उसके बाद एपेलेट होगा, वो सारी चीज़ें अपनी जगह पे हैं। वो चीज़ें चलती रहेंगी, हाँ, कानूनी जंग हो। ये एक तो हमें इसमें लगाई ठीक है। रखेंगे और इस दौरान में बाकी सारे लोग अपने जो भी छोटे-मोटे जलसियाँ कर रहे होंगे वो हैं। लेकिन देखिए, मुझे जिस बात का मुझे समझ नहीं आती वो ये है कि ये लोग जब इस तरह के झूठ बोल के ये काम कर रहे हैं, क्या इन लोगों को इस बात का बिल्कुल एहसास नहीं है कि अल्लाह ताला इनसे क्या पूछेगा? हाँ, क्या इन लोगों को इस बात का बिल्कुल हाँ, एहसास नहीं है कि ये लोग अपनी कब्र में जाएँगे तो उस वक़्त ये क्या करेंगे? किसी को खुश करने के लिए ये इतना सारे लोग नीचे जा सकते हैं कि इनको कोई खौफ़ खुदा ना हो। वो तो अपनी जगह पर है, जो ये हाँ, कर रहे हैं वो तो अपनी जगह पर है, लेकिन इनको क्या एहसास नहीं है? रही बात पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की, हम तो आखिरी वक़्त तक जंग लड़ेंगे। हमने इलेक्शन लड़ेंगे। से हाँ, ना बॉयकॉट करना है, ना भागना है। अगर हमारा आप ये समझ लें कि अगर हम लोगों का कोई बच्चा भी रह गया तो वो भी क्या, मैं आपको एक बात बताता हूँ, हाँ, आप इसकी बात करते हैं, सोचिए जी, ये प्रेजेंट जो चेयर टेकर केक टेकर गवर्नमेंट जो है ये क्या कर रही है। आप सोचिए वो हुँ, उन गरीब लोगों की सोचें कि जिनके बच्चे, जिनकी माएं, जिनकी बहनें, जिनकी बीवियां, जिनके माँ बाप को कैंसर हो जाता है, उनको कोई ट्रीटमेंट करने वाला नहीं है। ये उस कैंसर के इलाज के लिए जो चैरिटी वर्क के लिए जो पैसे जमा किए जा रहे हैं, ये उसको नहीं होने दे रहे। मुझे तो बिल्कुल। इस बात का लेकिन अफसोस है कि यहाँ ये पर लोग एक आखिरी कितने सवाल, गिर गए। हुमायूं साहब, जी, जी, हुमायूं साहब, एक आखिरी सवाल होगा कि अब जो पेशावर हाई कोर्ट का फैसला था, आपने देखा बल्ले के हवाले से, अब इलेक्शन कमीशन ने वहाँ पर नज़र-ए-सानी की दरख्वास्त भी दायर कर दी है। अब आपके सियासी मुखालफिन ये भी एतराज़ात उठा रहे हैं कि आप हर केस जो है वो पेशावर हाई कोर्ट के पास क्यों लेकर जाते हैं? दूसरा ये कि आपको अब बल्ले का मुस्तकबिल क्या नज़र आ रहा है? अगर आपसे एक बार फिर बल्ला वापस लिया जाता है तो फिर पीटीआई के पास प्लान बी क्या है? देखिए, अभी तो ये सारी चीज़ें लेकर जाना, नहीं करना, अभी तो वो 2 मेंबर बेंच बैठेगा, वो उसके ऊपर डिस्कशन करेगा। मेरा नहीं ख़्याल कि ये लोग बल्ला लेकर जा सकेंगे। वो उधर से उन्होंने कर लिया तो हम सुप्रीम कोर्ट में अपील करेंगे, हम तो आखिरी हद तक ये जाएँगे। लेकिन देखिए, असल बात ये ठीक है। है कि जिस तरीके से इन लोगों ने कहा है कि ये लोग पेशावर हाई कोर्ट में क्या करते हैं, और आपने नवाज़ मियाँ शहबाज शरीफ की बात भी सुनी है कि ये केपी की जो सूबाई वो जो उसमें वो कर रहे हैं, फलाना कर रहे हैं। मतलब वही इमरान खान वाली बात है कि एक तो ये लोग नालायक बहुत है और ऊपर से ये अपने आप को बेहतर करने की कोशिश भी नहीं करते। ये जो हाई कोर्ट होता है ना, हुँ, ये किसी सूबे का नहीं होता। ये आपके बेसिकली आपके जो रिप्रेजेंटेशन है कोर्ट्स की, वो हर एक जगह पे, हर एक सूबे में, प्रोविंस में, बट इट इज नॉट लाइक अ प्रोविंशियल गवर्नमेंट के तहत, या उस लिहाज से नहीं हुँ, है। ये फैसिलिटेशन होती है, आप कहीं भी कर हुँ। सकते हैं, जैसे कोई और केस होता है नहीं अक्सर सर, होता लेकिन सर वो ये भी इल्ज़ाम लगा रहे हैं ना, वो तो ये भी इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि जो आपको इंसाफ दे रहे हैं उनके रिश्तेदार भी पीटीआई में हैं, वो भी इलेक्शन लड़ रहे हैं। देखिए, इस तरह ये है, वो इसलिए इल्ज़ाम दे रहे हैं कि इन लोगों ने सारी ज़िंदगी यही तो 2 नंबरी की है। इनका काम ही यही 2 नंबरी का है। हाँ, इन्होंने ये साकिब निसार था, इसको लेकर आने वाले, उसको जिस तरीके से लेकर आए थे, यही लोग लेकर आए थे ना। उससे पहले जो वो हुँ, जस्टिस कय्यूम था, वो तारड़ था, जो कि इनके लिए वो क्या कह सकते हैं, रिश्वत लेने और देने के लिए गया हुआ था। वो इन्हीं का ही बंदा था ना, जस्टिस कय्यूम इन्हीं का ही बंदा था, जो फ़ोन के हुँ, ऊपर इनके साथ कह रहा था कि ये कर ले। ये लोग हैं, देखिए ये बेसिकली खरीद और फरोख्त वाले लोग हैं। और मैं आपको एक बात बताता हूँ, अगर इनका मकसद ये है कि ये समझते कि जीत जाएंगे, आपका क्या ख्याल है, अवाम ये नहीं समझती कि आज अगर बिजली महंगी है तो वो इन लोगों की वजह से, क्योंकि आईपीपीज इनके हैं। जी, ये आईपीपी प्लांट होल्डर्स, ठीक है, ये जो वो हैं पावर प्लांट से, वो इनके हैं, शरीफों के, जरदारियों के, तरीनों के हैं, इन लोगों के हैं। ये वहां से पैसा कमा रहे ठीक है, हैं अवाम के उस पे। इन लोगों ने हाँ, अपना पैसा बाहर रखा हुआ है, बाकी सबको कहते हैं पैसा पाकिस्तान लेकर आओ। ये 2 नंबर लोग हैं, थे, हैं, ठीक है, रहेंगे। और यही वजह है कि जब ये लोग कहते हैं ना हमें किसी ने मासूम नहीं कहा, इनको कहें कि इनको मासूम हुँ, इसलिए नहीं कहा कि ये लोग मासूम है नहीं, ये चोर थे, चोर हैं, चोर ठीक है, रहेंगे, तो इनको चोर ही कहा जा सकता ठीक है। है और वो हुमायूं यही साहब, बात, ठीक है, ठीक है,
ठीक है हुमायूं साहब, बहुत शुक्रिया। नाजरीन, हुमायूं मोहम्मद साहब को आपने सुनी। यहाँ पर हम एक शॉर्ट ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद शर्मिला फारूकी साहिबा में ज्वाइन करेंगे। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद नाज़रीन। पीटीआई और जेयूआईएफ के रहनुमाओं की गुफ्तगू आपने सुनी। इस वक्त हमने देखा कि एमकेएम के सीनियर रहनुमाओं ने भी पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार की है और जीडीए सिंध में काफ़ी मुतहरिक नज़र आ रही है। शहबाज शरीफ साहब ने कराची का दौरा किया, एमकेएम के रहनुमाओं से मुलाकातें की, जीडीए के रहनुमाओं से रब्ते हुए। इसी पर हम बात करेंगे। शर्मिला फारूकी साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। शर्मिला साहिबा, बहुत शुक्रिया। इस वक्त जैसे मैंने जिक्र किया कि शहबाज शरीफ साहब कराची में आए, जीडीए वहाँ पर मुतहरिक है, रब्ते हो रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ हमने देखा कि वहाँ पे जो इतिहाद माजी में भी बनते रहे, इस बार भी जीडीए जो है वो काफ़ी हमें मुतहरिक नज़र आ रहा है। मुस्लिम लीग नून कराची के अंदर काफ़ी मुतहरिक नज़र आ रही है। आप क्या समझती हैं कि ये इतिहाद और शहबाज शरीफ के जो कराची के दौरे हैं, ये पीपल्स पार्टी के लिए कितना परेशान कुन हो सकता है? जी, बहुत शुक्रिया नादिर साहब। देखिए, बात ये है कि इस वक़्त जो अलायंसेस बन रहे हैं और जो इत्तेहाद हो रहे हैं, वो अपनी जगह पे हैं। इससे पीपल्स पार्टी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमारे इनमें से किसी से भी लड़ाई नहीं है। हमारी लड़ाई है बेरोज़गारी से, गुर्बत से और महँगाई से। हमने इससे लड़ना है। और मुझे हैरानगी इस बात की हो रही है कि अभी तक ये जो अलायंसेस हो रहे हैं, ड्राइंग रूम मीटिंग्स हो रही हैं, मेल मिलाप हो रहा है, लेकिन अभी तक कोई भी पॉलिटिकल पार्टी माँ सिवा पीपल्स पार्टी के मैदान में नहीं है। ना कोई जलसे हो रहे हैं, ना कोई वर्कर्स कन्वेंशन हो रहा है, ना कोई मैनिफेस्टो सामने आया है। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब वो वाहिद लीडर हैं पाकिस्तान के अंदर जिन्होंने अपना 10 नकाती एजेंडा अवाम के सामने रखा है। आप महंगाई किस तरह ख़त्म करेंगे? आप किस तरीके से एनर्जी क्राइसिस को ओवरकम करेंगे? आप किस तरीके से लोगों के रोज़गार बढ़ाएँगे? तनख्वाहों को किस तरीके से बढ़ाएँगे? आप किस तरीके से इस मुल्क की जो मायूस यूथ है, उसको रोज़गार देंगे, उसमें मायूसी ख़त्म करेंगे? किस तरीके से उनको वोकेशनल ट्रेनिंग देंगे? इसी तरीके से आप देखिए नहीं, बीआईएसपी के हवाले लेकिन शर्मिला साहबा, ये जो माजी में एमकेएम आपके साथ रही, कराची के अंदर, वफाक के अंदर, हाल ही में आपके साथ रही, ये क्या वजूहत हैं कि एमकेएम जो है वो नून लीग की तरफ तो देख रही है लेकिन पीपल्स पार्टी के साथ हाथ मिलाने के लिए तैयार नहीं है? आप क्या समझती हैं, इसकी वजह क्या हो सकती है? देखिए, हमें इससे फ़र्क नहीं पड़ता। अगर कहीं पर किसी किस्म की सिलेक्शन की जानिब ये जा रहे हैं और उनकी सोच ये है कि हमने भी सेलेक्ट जी। होना है, लेकिन हमने अवाम के पास नहीं जाना, तो ये बड़ी मायूसकुन बात है पाकिस्तानी अवाम के लिए। ये मायूसकुन बात है फ्री एंड फेयर इलेक्शंस करवाने वालों के लिए। हम समझते हैं कि अवाम के पास नहीं, तो जाएँ। आप समझती हैं कि एमकेएम नून लीग के साथ हाथ मिलाकर सिलेक्ट होना चाहती है? देखिए जी, एमक्यूएम को ज़ाहिरी बात है अपनी कोई वीकनेस तो नज़र आ रही है, वरना तो एमक्यूएम अपनी स्ट्रेंथ के ऊपर हाँ। इलेक्शंस में जाती थी। लेकिन अगर आप किसी दूसरी जमात और वो ऐसी जमात जिसका सिंध के अंदर कोई वजूद ही नहीं है, अगर आप उसके साथ अलायंस करने जा रहे हैं, तो इसका क्या मतलब है? कि एक तो आपकी वीकनेस है और कहीं न कहीं आपकी कोशिश ये है कि जब आइंदा सिलेक्शन अगर होती है, जो कि मैं समझती हूँ कि इस मुल्क की अवाम जो है, वो सिलेक्शन होने नहीं देगी, बैलेट पे डाका पड़ने नहीं देगी। लेकिन अगर आप समझते हैं कि वो होने जा रही है, तो आप समझते हैं कि आप अवाम की खिदमत की बजाय वज़ारतों में बंट-दर-बांट कर लें, तो ये बहुत ही मायूसकुन बात है। हाँ। लेकिन शर्मिला साहबा, हमने देखा कि बिलावल साहब जब मुख्तलिफ जलसे कर रहे थे मुख्तलिफ जगहों पर, तो लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से बड़े तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया जा रहा था। आज तहरीक इंसाफ नॉमिनेशन पेपर्स के हवाले से आपके सामने है कि वो इतराज़ात उठा रहे हैं, नॉमिनेशन पेपर्स रिजेक्ट हो रहे हैं। लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से जो आपके तहफ़्फ़ुज़ात है पीपल्स पार्टी के, आप समझती हैं कि वो तहफ़्फ़ुज़ात अब दूर हो गए हैं? देखिए, आज भी हमें तहफ़्फ़ुज़ात हैं क्योंकि चंद रोज़ कबल अच्छा। इलेक्शन शेड्यूल जारी होने के बाद सिंध के कुछ अज़ला के अंदर सीनियर पुलिस ऑफ़िसर्स का तबादला किया गया, जिसके ऊपर हमने एहतजाज भी किया है और बाकायदा इन राइटिंग इलेक्शन कमीशन को भेजा है। ये क्यों हुआ है? ये क्या करने की हुँ। कोशिश की जा रही है? देखिए, लेवल प्लेइंग फ़ील्ड पीपल्स पार्टी को तो कभी भी नहीं मिली, लेकिन हम हमेशा इलेक्शन में जाते हैं, मुकाबला करते हैं और डट के मुकाबला करते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह अवाम हमें पज़ीराई भी देती है। लेकिन इस वक़्त आप देखिए कि जो माहौल बनाया जा रहा है, एक तरफ पीएमएलएन है, एक तरफ हाँ। पीपल्स पार्टी है, फिर एक पीटीआई है। आप देखें ना कि माहौल किसके लिए साज़गार किया जा रहा है और किसके लिए साज़गार बनाया जा रहा है, हो रहा है। वो आप हुँ। देखिए, कैमरे की आँख कोई चीज़ छुपा नहीं सकती है। ये आप भी बात कर रहे हैं, इंडिपेंडेंट तज्ज़ियाकार भी बात कर रहे हैं, इंडिपेंडेंट अख़बारात भी बात कर रहे हैं, तो जो अनफ़ॉर्च्युनेटली जो तासुर नज़र आ रहा है, वो यही है। हुँ।
तो इस वक्त वैसे अगर हम मंशूर की बात करें तो बिलावल साहब ने मंशूर का ऐलान भी किया, लेकिन आपके जो सियासी मुखालफिन हैं वो आप पर ये भी तनकीद कर रहे हैं कि 15 साल आपकी सिंध में हुकूमत रही, उनमें से बहुत से ऐसे फैसले 15 साल के दौरान किए जा सकते थे, वो सिंध की हद तक आप लोगों ने क्यों नहीं किए? ये मुख्तलिफ सियासी जमातें, सियासी रहनुमा मुख्तलिफ सवालात उठाए जा रहे हैं। देखें जी, हमने सिंध के अंदर जो हमने बात की है कि हम पूरे पाकिस्तान में घर बना के देंगे, हमने सिंध में ऑलरेडी वो काम शुरू कर दिया है और हमारे तरक्याती काम इलेक्शन कमीशन ने रोके, जिसके ऊपर हमने एहतजाज किया। इसी तरीके से यूथ के हवाले से हम पहले भी इस पे काम करते रहे, लेकिन अब मजीद हमें उनकी वोकेशन ट्रेनिंग के ऊपर काम करना है, उनकी प्लेसमेंट के ऊपर काम करना है। हमने भूख मिटाओ प्रोग्राम लॉन्च करना है, जिसके अंदर हमने लोगों को फूड सिक्योरिटी देनी है। इसी तरीके से आप देखेंगे कि जब हम एनर्जी की बात करते हैं तो हमने बताया कि हम किस तरीके से एनर्जी सेविंग करेंगे, किस तरीके से हम ग्रीन पार्क्स बनाएंगे, हम सोलर एनर्जी की तरफ जाएंगे, और ये काम हमने सिंध में ऑलरेडी शुरू कर दिया है। कई ऐसे अजला हैं जहां पर हम सोलर एनर्जी की तरफ जा चुके हैं। लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आती, हमारे मैनिफेस्टो के ऊपर तनकीद करने के बजाय ये अपना मैनिफेस्टो क्यों नहीं आवाम के सामने ला रहे हैं? अगर आप सोचते हैं कि हमारे मैनिफेस्टो में आप उससे मुतासिर नहीं हुए हैं, तो आप कोई ऐसा मैनिफेस्टो लें जिससे आवाम मुतासिर हो। शायद आप उनके मसाइल हल करने के अंदर जो है वो उनको मुतवज्जा कर सकें। इस वक्त एक क्या चाहिए? आप एक आम आदमी को चाहिए सेहत की सहूलियात जो हमने सिंध के अंदर दी है। BISP जो एक घराने को सपोर्ट करता है, उसको हमने बात की है कि जी हम उसको मजीद उसके अंदर फंडिंग बढ़ाएंगे और मजीद उसको मजीद घरानों तक ले जाएंगे। देखिए, आप बात करें जो अवाम की बेहतरी के लिए किस तरीके से आप उनकी हालत-ए-ज़ार को बेहतर करेंगे, किस तरीके से आप अवाम की महंगाई का बोझ है उसको खत्म करेंगे। कोई और बात नहीं कर रहा है। हमने तो 10 निकाती एजेंडा दे दिया है। ठीक है शर्मिला साहिबा, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, शर्मिला साहिबा की गुफ्तगू आपने सुनी। यहाँ पर हम एक शॉर्ट ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद फहमीदा मिर्ज़ा साहिबा से हम गुफ्तगू करेंगे। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। इस वक्त जैसे हमने शुरू में जिक्र किया कि सीनियर रहनुमाओं के नॉमिनेशन पेपर्स जो हैं वो रिजेक्ट हुए हैं, तो उसमें फहमीदा मिर्ज़ा साहिबा के भी नामजदगी फॉर्म जो हैं वो रिजेक्ट हुए हैं। वो हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे। फहमीदा साहिबा, बहुत शुक्रिया। इस वक्त अगर आप देखें तो जहाँ पर दूसरी तरफ PTI के अहम रहनुमाओं के नॉमिनेशन पेपर्स जो हैं वो रिजेक्ट हुए हैं, तो उसमें आपके पेपर्स भी GDA की तरफ से अगर हम बात करें तो सिंध से आपके डॉक्टर जुल्फ़िकार मिर्ज़ा साहब के भी नॉमिनेशन पेपर जो हैं वो रिजेक्ट हुए हैं। वजूहात क्या बताई गई हैं रिटर्निंग ऑफिसर की जानिब से आपको? जी, बहुत शुक्रिया। अच्छा, एक तो ये है कि ये मैं 5 दफा इलेक्शंस कर चुकी हूँ और ये 6ठी दफा मेरा है, और 5 दफा एक ही शिकायत आती है और बार बार RO या जो भी है कि वो इसको उठाते हैं और हम हर दफा कोर्ट से ऑर्डर लेके उनको बताते हैं देयर आर कोर्ट ऑर्डर्स कि जी आप डिफॉल्टर हैं। जबकि मैं इनको चैलेंज करती हूँ कि मेरा दिखाएं कि कौन सा लोन है और कौन सा मैंने डिफॉल्ट किया है, लेकिन ये कभी भी उस क्लैरिटी के साथ उस चीज को सामने नहीं लेके आते हैं। ये वन साइडेड अफेयर हो रहा है सारा। और मैंने पहले कहा था जब इलेक्शन कमीशन से हमारी GDA की मुलाकात हुई कि प्लीज सिंध में अगर आप फेयर इलेक्शन चाहते हैं तो आप सिंध की ब्यूरोक्रेसी को RO और DRO न बनाएं। अच्छा। जिनके रोटी रोजी सब ट्रांसफर पोस्टिंग हाथ में हो किसी के, तो आप उन्हीं के ही एक इन अ वे कि उनके एम्प्लॉइज बने हुए हैं, तो उन्हीं को आप बिठाएंगे कि तो हाँ, मतलब हम ये कह सकते हैं कि PTI के बाद GDA को भी ROs जो हैं वो इंतजामिया से लेने पर एतराजात है। बिल्कुल, पहले दिन से एतराज है हमारे तो, और हमने पहले दिन से इलेक्शन कमीशन को ये बताया था और वो जानते भी हैं, एक्सेप्ट भी करते हैं हमारे सामने, लेकिन उसके बावजूद जिस किस्म के इस वक्त ROs DROs वहाँ पे बदीन में लगाए गए हैं, वो एक ही मकसद के लिए हैं कि वो उनको वन सिलेक्शन करके देंगे, वहाँ इलेक्शंस नहीं होंगे। लेकिन अभी फिर आपके पास कानूनी रास्ता क्या है? क्या आप अदालतों से रुजू करेंगी या क्या आपकी स्ट्रेटेजी होगी? जी बिल्कुल, ट्राइब्यूनल है उसमें जाएंगे, हाई कोर्ट है उसमें जाएंगे, पर पहले तो ट्राइब्यूनल है। और जबकि ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी मैं तो कहूंगी, जब कोर्ट ऑर्डर्स मौजूद हैं और एक क्लियर, आप अनपढ़ लोगों को आपको पता है कि किस तरह कहां से कहां पहुंचा दिया गया है कि जो न कंपनीज एक्ट को उनको समझ आ रहा है, ना उनको कॉन्स्टिट्यूशन समझ आ रहा है, ना उनको कोई सुप्रीम या हाई कोर्ट्स की जजमेंट समझ आ रही है, कुछ सुनने समझने को तैयार नहीं है।
और बस रिजेक्ट कर दो। लेकिन आज तो इंतहा ये की कि रिजेक्ट करने के बाद खुद गुम हो गए और हमें राइटिंग में ऑर्डर भी नहीं दिए कि हम उसके लिए अगेंस्ट अपील में जाएं। लेकिन इसी के साथ साथ फहमीदा मिर्जा साहिबा ये भी बताइएगा कि शहबाज शरीफ साहब भी कराची का उन्होंने दौरा किया, मुलाकातें भी हुई, MQM से GDA के साथ भी राब्ते हुए, क्या फैसला हुआ है? क्या इत्तेहाद करने जा रही है GDA नून लीग के साथ, MQM के साथ, या क्या हतमी फैसला हुआ है? देखिए कल आए थे PMLN के एक सीनियर लीडरशिप आई थी, मैं वो तो उस वक्त मीटिंग में मौजूद नहीं थी, लेकिन बहरहाल यही है कि आगे चल के कि किस तरह कोलिशन या क्या करते हैं, बट कोई ऐसा हतमी फैसला एज सच नहीं हुआ है। अच्छा, अभी मजीद मुलाकातें जो हैं वो मुतवक्के हैं, हम कह सकते हैं? जी होंगी। मेरा मकसद है कि कोलिशन में तो जा सकते हैं, लेकिन अभी सीट एडजस्टमेंट या इसकी बात नहीं हुई। अच्छा, ठीक है फहमीदा मिर्जा साहिबा, बहुत शुक्रिया, आपने टाइम निकाला। फहमीदा मिर्जा की नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी। अब जो नॉमिनेशन पेपर्स के हवाले से इलेक्शन कमीशन ने शेड्यूल जारी किया था, उस शेड्यूल के मुताबिक स्क्रूटनी का जो अमल था वो आज मुकम्मल होना था, और अभी जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उनके मुताबिक जो हतमी फहरिस्त है उम्मीदवारों की वो भी जारी की जा रही है। जिन उम्मीदवारों के नामजदगी फॉर्म रिजेक्ट हुए हैं उन्होंने ये ऐलान किया है कि वो अदालतों से रुजू करेंगे, ट्रिब्यूनल में जाएंगे। अब देखेंगे इस हवाले से हतमी फहरिस्त जो है वो इलेक्शन कमीशन की क्या सामने आती है, और जैसे PTI दावा कर रही है कि इतने उनके रहनुमा हैं जिनके नामिनेशन पेपर जो हैं वो रिजेक्ट हुए, तो असल तादाद क्या है और उन नामिनेशन पेपर्स रिजेक्शन की वजूहात क्या हैं, ये जब हतमी लिस्ट आएगी इलेक्शन कमीशन की जानिब से तो ये मामला जो है वो वाज़ेह होगा। आज के प्रोग्राम में इतना, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।